हेलो एवरीवन। ये हमारा वीडियो है उत्तराखंड करंट अफेयर्स पे। ये हम जो एक वीडियो बना चुके हैं दिसंबर का पार्ट 1, ये दिसंबर मंथ का ही पार्ट 2 वीडियो है। तो इसमें हम कौन कौन सी न्यूज़ के बारे में देखेंगे ये देख लीजिए। तो इसमें हम एससी ने जो नोट दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम प्रोजेक्ट के लिए जो मंजूरी दे दी है उसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या प्रोजेक्ट था और ये क्यों लटका हुआ था, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला क्या चल रहा था। फिर आयुष संवाद जो उत्तराखंड में अभी रिसेंटली हुआ है उसके बारे में देखेंगे, और ये जो आजीविका महोत्सव जो लगा था हवाल बाग में उसके बारे में देखेंगे। फिर ऋषभ पंत को जो कि क्रिकेटर हैं इनको भी क्या बनाया गया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड का। कांडा फेस्टिवल के बारे में देखेंगे। फिर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो भारत सरकार का आया है उसमें उत्तराखंड की कौन सी रैंक है उसके बारे में देखेंगे। फिर नीति आयोग का जो स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया है उसमें उत्तराखंड का क्या स्थान है। काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल जो बनाया गया है उत्तराखंड में इसके बारे में देखेंगे। और ये 17,000 करोड़ के लगभग जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं उनके बारे में देखेंगे। ये कहाँ बनाए गए हैं, ये उत्तराखंड में बनाए गए। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने इनका अनावरण किया है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे। ये हमारे उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो आज का फर्स्ट न्यूज़ है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट्स नोट फर्स्ट चार धाम प्रोजेक्ट। तो चार धाम प्रोजेक्ट यानी ये जो गंगोत्री, यमुनोत्री और ये केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए ये जो प्रोजेक्ट था चार धाम का, इसमें ये था कि यहाँ तक चार धाम, देखिए ये पहाड़ों पर स्थित है ना, तो चार धाम तक कनेक्टिविटी हमारी बनी रहे प्रॉपर, मतलब यहाँ तक एक जो रोड हो ऑल वेदर रोड हो, कि मतलब हर मौसम में हम इन रोड से पहुँच सकें ऐसा। क्योंकि यहाँ तक जो श्रद्धालु जाते हैं वो तो बहुत मात्रा में जाते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है कि मतलब रोड जैसे कच्चा रास्ता होता है, अगर अच्छी कनेक्टिविटी हो जाए, अच्छी रोड हो जाएंगी तो जाने में टाइम भी कम लगेगा। तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट था, एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। तो 14 दिसंबर ये क्या था, इसको मतलब सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला इसलिए चल रहा था क्योंकि कुछ लोगों ने इन्वायरमेंटल कंसर्न्स रेज किए थे। उनका ये कहना था कि इतने बड़े स्तर पर अगर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा पहाड़ों पर, तो पहाड़ों का इकोसिस्टम क्या होता है कि थोड़ा सा फ्रजाइल होता है, मतलब थोड़ा सा यहाँ की नाजुक इकोसिस्टम होता है। अगर यहाँ पे इतने बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे तो उससे क्या आता है, इसी वजह से तो वहाँ पे जैसे प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। अब जैसे यहाँ पे जो केदारनाथ में 2013 में जो आपदा आई थी जिसमें लैंडस्लाइड हुआ था, ये चौराबाड़ी ग्लेशियर जो केदारनाथ में है, तो वहाँ पे क्या था, बाढ़ आ गई थी और फिर उसके बाद यहाँ पे एक तरह से भूस्खलन हुआ था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इसी तरह से इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, 14 दिसंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी एम्बिशियस चार धाम प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी कुछ मतलब वो किया कि जब तक इन्वायरमेंटल जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करते हुए, और जो भी इन्वायरमेंटल जो असेसमेंट का जो पास मिलता है ना, कि जब इन्वायरमेंटली उसको पास कर दिया जाता है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, तभी फिर प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। तो इन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या मंजूरी दे दी है। तो कीपिंग इन व्यू द नीड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, और इसको मंजूरी क्यों दी गई, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल रिलीजियस स्पेस के लिए ही उसको दिया गया। क्योंकि देखिए जो उत्तराखंड है ये हमारा बॉर्डर रीजन पे आता है, क्योंकि यहाँ से तिब्बत चाइना का जो ऑटोनॉमस रीजन आता है तिब्बत, जिस पे चाइना ने कब्जा कर रखा है। तो अगर हमारी ये ऑल वेदर कनेक्टिविटी, ये रोड्स हमारी अगर यहाँ तक बन भी जाती हैं, तो यहाँ तक क्या इन्हीं रोड्स के सारे, ऐसा नहीं कि केवल तीर्थालु जो भी हैं श्रद्धालु ही जाएंगे। यहाँ पे इससे हमारी जो सेना का जो है, हमारी आर्मी की मोबिलिटी भी हो जाएगी, बॉर्डर तक पहुँचना हमें आसान हो जाएगा, बाई रोड भी हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो नेशनल सिक्योरिटी भी इसमें एक बड़ा रीज़न आ रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन कंडीशनल परमिशन टू डेवलप 3 नेशनल हाईवेज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। तो इन्होंने जो चारधाम प्रोजेक्ट में जो 3 नेशनल हाईवेज थे इनको परमिशन दी है, और वो भी मतलब जो कंडीशनल परमिशन दी है, ठीक है। कैसी, एक है ऋषिकेश से माना, हम जानते हैं कि जो माना है ये उत्तराखंड में आखिरी गाँव आता है, ठीक है। तो चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है माना पास, हमने जो माना दर्रा के बारे में पढ़ा था। तो ऋषिकेश से माना तक एक रोड बनेगी, फिर दूसरी बनेगी ऋषिकेश से गंगोत्री तक, फिर एक बनेगी टनकपुर से पिथौरागढ़। टनकपुर इधर नीचे के रीजन में आता है, तो इधर चंपावत में आता है। फिर इधर से ये क्या है, उत्तराखंड, ये पिथौरागढ़ तक की जो रोड बनेगी पिथौरागढ़, फिर कनेक्टिंग द बॉर्डर विद चाइना इन द चारधाम प्रोजेक्ट उत्तराखंड। तो ये पूरा मतलब उस रोड का जो चारधाम प्रोजेक्ट का था, तो ये उसका क्रक्स था। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन परमिशन टू द सेंटर टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ द रोड एंड बिल्ड डबल लेन हाईवे ऑन द ऑल वेदर रोड, ये हाईवे प्रोजेक्ट। तो उन्होंने बोला था क्या कि मतलब उसकी जो रोड है उसकी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ा दी जाए। ये ऑल वेदर जो हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा है कि मतलब किसी भी टाइम, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप इस रोड से वहाँ पे बॉर्डर तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। कनेक्टिविटी बढ़ सकती है हमारी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चारधाम प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और इसका कॉस्ट क्या है, ये 12,000 करोड़ रुपए का पूरा कॉस्ट आएगा। और कितने किलोमीटर का ये लॉन्ग ये प्रोजेक्ट है, 889 किलोमीटर, मतलब ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम न्यूज़ देखते हैं अपनी आयुष संवाद के बारे में। तो उत्तराखंड आयुष रिसोर्सेज एंड पॉसिबिलिटीज़। तो ये आयुष क्या है, आयुष किसके लिए स्टैंड करता है, ये आयुर्वेदिक, इधर ये
योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनके लिए ये आयुष है। ठीक है। तो ऑन दिसंबर 16, 2021 यूके सीएम पुष्कर सिंह धामी एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड वाटरवेज आयुष सर्बानंद सोनोवाल ऑर्गेनाइज्ड, और ये जो आयुष के जो मंत्री हैं ये सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने भी क्या किया, आयुष संवाद ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से और आयुष एजुकेशन एट अलकनंदा घाट हरिद्वार। कहाँ पे किया गया ये आयुष संवाद, कहाँ स्थापित किया, मतलब इसकी जो योजना हुई, ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ इसको ऑर्गेनाइज किया गया, कहाँ किया, अलकनंदा घाट हरिद्वार में किया गया। तो अंडर द नेशनल आयुष मिशन 10 बेड, तो इसमें क्या क्या मतलब जो चीज़ें जिनकी घोषणा की गई कि क्या क्या बनेगा, तो उसमें 10 बेड का जो आयुष हॉस्पिटल बनेगा, ये कहाँ बनेगा, उत्तराखंड में बनेगा। दूसरी क्या थी कि 1 मोबाइल आयुष यूनिट यानी आयुष रथ बनाया जाएगा। आयुष रथ मतलब क्या है, एम्बुलेंस सर्विस। ठीक है। तो विल बी ऑपरेटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट अंडर द नेशनल आयुष मिशन। तो नेशनल आयुष मिशन के तहत इसको, मतलब नेशनल जो आयुष मिशन है इसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक आयुष रथ प्रदान किया जाएगा। फिर अंडर द नेशनल आयुष मिशन गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अ 50 बेड यूनानी हॉस्पिटल विल बी एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट। तो एक गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भी बनेगा और 50 बेड का यूनानी हॉस्पिटल है ये भी बनेगा। तो इसके लिए वो जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जो भी मतलब पैसा है वो प्रोवाइड किया जाएगा फॉर सेटिंग अप 100 आयुष वेलनेस सेंटर इन द स्टेट। तो स्टेट में जो 100 की संख्या में जो आयुष वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगे, तो उसके लिए ये योजना की गई। ठीक है। फिर तो इसमें और क्या क्या चीज़ें की गई, तो विद द हेल्प, इधर फिर हम आगे देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ नेशनल मेडिसिनल ये मेडिकल प्लांट बोर्ड हर्बल गार्डन्स विल बी एस्टैब्लिश्ड इन 200 स्कूल्स ऑफ द स्टेट एंड 13 नर्सरीज इन 13 डिस्ट्रिक्ट्स। अच्छा, अभी क्या हो रहा है कि अभी ये चीज़ यूपी में भी हुई थी कि जितने स्कूल्स होंगे उनके जो स्कूल्स के जो गार्डन्स होते हैं उन गार्डन्स में क्या मेडिसिनल जो पौधे लगाए जाते हैं, जो भी मतलब जड़ी बूटियाँ टाइप, तो उस तरह के पौधे लगाए जाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ भी है कि जो हर्बल गार्डन्स हैं इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा कहाँ, 200 स्कूलों में। हर्बल गार्डन्स मतलब वहाँ पे जैसे अश्वगंधा हो गया, ये सारी जो मतलब जो भी उस जलवायु की, वहाँ की जलवायु के हिसाब से जो भी पौधे वहाँ सूट करते हैं उनको वहाँ पे क्या किया जाएगा, रोपा जाएगा। ठीक है। तो ये नर्सरीज बनाई जाएंगी, 13 नर्सरी 13 डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट है ना, तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक नर्सरी बनाई जाएगी। तो फिर एन असिस्टेंस ऑफ रुपये 15 लाख विल बी गिवन टू ईच फॉरेस्ट पंचायत फॉर द एस्टैब्लिश्ड ऑफ मेडिकल, ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं इनको इस्टेब्लिश करने के लिए कितना दिया जाएगा, 15 लाख दिया जाएगा किसे, हर फॉरेस्ट पंचायत को। ठीक है। जो जंगलों की जो ये जो पंचायत होंगी उनको। फिर लाइवलीहुड फेस्टिवल एट हवालबाग, हवालबाग में जो आजीविका जो महोत्सव लगा था उसके बारे में देखेंगे। तो आजीविका महोत्सव नाम से ही लगता है कि मतलब इसमें जॉब या एम्प्लॉयमेंट्स इन सब की बातें की जाएंगी। हाँ, तो इनमें जॉब किस सेक्टर में होगा, तो ये चीज़ देखी जाती है, क्योंकि अभी क्या है, कोरोना के टाइम पे वैसे भी बहुत लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट तो बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और हमारी जो इकॉनमी को है, हमारी इकॉनमी के पूरे देश की, पूरे विश्व की ही इकॉनमी कोरोना से प्रभावित हुई है। तो दिसंबर 17, 2021 को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या किया है, इनॉग्रेट किया है 2 दिन का लाइवलीहुड फेस्टिवल एट हवालबाग अल्मोड़ा। ये हवालबाग कहाँ है, ये अल्मोड़ा में इनॉग्रेट किया गया है। और इन्होंने और भी क्या इनॉग्रेट किया है, रूरल बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। तो बिजनेस, देखिए इंक्यूबेशन सेंटर का क्या मतलब होता है, तो रूरल मीन्स ये जो ग्रामीण हो गया, और बिज़नेस मतलब बिज़नेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो एक तरह से स्टार्टअप का जो इंक्यूबेशन सेंटर होता है। तो इंक्यूबेशन सेंटर में क्या होता है, गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं इसमें ना आपको जैसे स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश की कम से कम 90% से ज़्यादा जो लोग जो काम करते हैं, जो एक तरह से कारीगर हैं, लेबर हैं, वो अनस्किल्ड हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं है, मतलब वो जैसे ना कोई भी काम कर लेते हैं, तो अनस्किल्ड लोग हैं। तो ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स खोले जा रहे हैं, इनका मतलब ही यही है कि लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जाए, उनको बताया जाए कि मतलब कहाँ कहाँ अगर आप ये एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं तो इसमें क्या फ़ायदा है, क्या इसके जो उपयोगिताएं हैं, इसमें कहाँ से मार्केट लिंकेजेस हैं। तो एक तरह का पूरा गाइड करने वाला जो काम होता है वो रूरल इंक्यूबेशन सेंटर में होता है। तो अब इसमें काम क्या दिया जाएगा, तो ये देखते हैं। तो जो RBIC का ऑब्जेक्टिव है क्या है, तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस कोऑपरेशन, प्रमोशन ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी। क्योंकि क्या है, जैसे पहाड़ों पे क्या हर जगह जैसे लोग क्या है, गाँवों से शहरों की ओर माइग्रेट करते हैं, तो माइग्रेट करते हैं। अभी क्या है, कोरोना की वजह से शहरों में भी फैक्ट्रीज बंद हैं, तो क्या है, वहाँ से भी जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है वो चीज़ हो रही है कि वापस से लोग वापस अपने गाँवों में आ रहे हैं, तो गाँवों में भी काम नहीं है ना, तो उसके लिए ये सब चीज़ें की गई हैं। तो इसमें क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बिजनेस कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें होंगी, लोगों को बताया जाएगा, नए आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को बताया जाएगा। तो ये एक जगह कहाँ है, अल्मोड़ा में, और पौड़ी में ऑलरेडी ये चीज़ है। ठीक है। तो अभी कहाँ, हवालबाग, ये इधर मतलब इसमें भी यहाँ पे एक इंक्यूबेशन सेंटर हवालबाग में खोला गया। हवालबाग कहाँ है, अल्मोड़ा में, यहाँ पे सॉरी अल्मोड़ा में ये है। ठीक है।
तो ये यहाँ पे क्या है, प्रिवेंट माइग्रेशन को रोकने के लिए ये सब चीज़ें थी। और तो इनमें क्या मतलब पहाड़ पे उत्तराखंड में कौन से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, काम करने के कौन से जो अवसर हो सकते हैं। तो उत्तराखंड क्या है, जैसे टूरिज़्म का क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ का जो मौसम है, जो यहाँ का जलवायु है, सब कुछ यहाँ के जो क्षेत्र हैं बहुत ही सुंदर हैं, तो यहाँ लोग आते हैं देखने। तो यहाँ पे किस तरह की जो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे वर्कशॉप्स ऑन यूरोपियन वेजिटेबल कल्टीवेशन बाय हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ये था कि जो अलग अलग वेजिटेबल कल्टीवेशन जो यूरोपियन वेजिटेबल होती हैं, क्योंकि यूरोप में भी क्या है, जैसे ठंड पड़ती है वहाँ पे जैसे ऑलिव वगैरह की खेती होती है, तो इस तरह देखा जाता है कि यहाँ की भी जलवायु में कौन से क्षेत्र में इन सब चीज़ों की खेती हो सकती है स्पेसिफिकली, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कैश क्रॉप्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है इनमें, ठीक है। फिर होम स्टे स्कीम्स बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने क्या सिखाया है कि होम स्टे स्कीम्स, जैसे आप पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे जैसे होटल बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो लोगों के जो घर होते हैं ना, वो अपने घरों को ही मतलब होटल जैसा 1-2 कमरे दे देते हैं, तो उनमें क्या होम स्टे फैसिलिटी देते हैं। तो उसमें भी आपको मतलब सारी सुविधाएँ देते हैं जो बाकी होटल्स में होती हैं, जैसे अटैच लेटरिन बाथरूम वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, और ये जो भी खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, तो ये सारी चीज़ें तो होम स्टे की, तो इसके जो स्किल्स प्रोवाइड करेंगे तो लोगों को टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रोवाइड करेगा कि अगर आप अपने घर में होम स्टे खोल रहे हो तो आपको क्या क्या सुविधाएं लोगों को, टूरिस्ट को देनी पड़ेंगी, ठीक है, और किस तरह से आपको बिहेव करना होगा, क्या चीज़ें। तो कमर्शियल पोल्ट्री जो होती है, जो कमर्शियल स्तर पे होती है, फार्मिंग बाय एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, फिर मार्केटिंग एंड पैकेजिंग बाय इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, फिर वैल्यू चेन बाय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ये जो NRLM है, ये वैल्यू चेन मतलब सप्लाई चेन, जैसे कि जो चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो उनकी मार्केटिंग कैसे करो, उनकी आप पैकेजिंग कैसे करो। फिर उसके बाद ये जो ट्री आयुर्वेदा एग्रीकल्चर बाय ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा ये सारी चीज़ें आयुर्वेदा की चीज़ें हैं। फिर ये ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग आजीविका महोत्सव, तो ये सारी चीज़ें किस में ऑर्गेनाइज की गई, आजीविका महोत्सव। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये लाइवलीहुड फेस्टिवल में मतलब होता क्या है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो हमारी अभी एक बुक रिलीज़ की है, किसने, यहाँ के उत्तराखंड के CM ने रिलीज़ की है, उनका क्या बुक का नाम है, प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोना ए कॉशनरी इनिशिएटिव। तो ये कोरोना के टाइम पे ये बुक, ये भी मतलब न्यूज़ में थी, तो इसको किसने लिखा है, ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर संतोष कुमार ने लिखा है। तो डॉक्टर संतोष कुमार ने, इन्होंने एक तरह से अपना ही अनुभव साझा किया है। इन्होंने कोरोना के टाइम पे कैसे इस सिचुएशन को टैकल किया है, किस तरह से प्रिवेंशन का ये सारी चीज़ें की हैं, किस तरह से मतलब उसको मैनेज किया है, तो अपने अनुभव इसमें साझा किए हैं। तो इसको मतलब ये बुक उसी में इंपॉर्टेंट हो सकती है जो डॉक्टर्स के लिए, कि वो उसे पढ़ें तो जाने कि किस तरह से इस तरह की सिचुएशंस को टैकल किया जा सकता है, ठीक है। उन्होंने अपना अनुभव जो साझा किया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज़ पे हम बढ़ते हैं। जो ऋषभ पंत स्टार क्रिकेटर हैं अभी, तो इन्होंने ये IPL में भी इन्होंने खेला है। तो ये कहाँ के, ये उत्तराखंड के ही हैं। इनको अब उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, ठीक है। कब बनाया गया, दिसंबर 20, 2021 को उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी हैज़ अपॉइंटेड द इंडियन क्रिकेट टीम विकेट कीपर बैट्समैन, ये विकेट कीपिंग भी करते हैं और बैट्समैन भी हैं, ऋषभ पंत, तो एज द स्टेट ब्रांड एम्बेसडर विद एन एम टू प्रमोट द स्पोर्ट इन द स्टेट एंड क्रिएट मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अमंग द यूथ ऑफ द स्टेट। तो स्पोर्ट्स के लिए, तो स्पोर्ट्स क्या है, डिसिप्लिन भी लेके आता है और हेल्थ फिटनेस भी लेके आता है, तो इस सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इनको क्या बनाया गया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फिर कांडा फेस्टिवल के बारे में देख लेते हैं। ये कहाँ हुआ है, कांडा बागेश्वर में लगा, बागेश्वर जो डिस्ट्रिक्ट है ना उत्तराखंड का, वहाँ पे। तो इन द कांडा महोत्सव द CM अनाउंस्ड ₹2 लाख टू द मेला कमेटी एंड ₹25 लाख फॉर द कम्युनिटी बिल्डिंग इन कांडा। अपार्ट फ्रॉम दिस इट वाज आल्सो अनाउंस्ड टू सैंक्शन फंड्स फॉर सैंक्शन ANM सेंटर, जो ANM सेंटर जो ऑक्सिलरी नर्सिंग का जो स्टाफ है उसके लिए, और कहाँ पे किया गया है, ससोला में किया गया है। एंड टू अरेंज अल्ट्रासाउंड एंड डायलिसिस टू इम्प्रूव हेल्थ फैसिलिटीज एट गवर्नमेंट कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एट कांडा। तो इसके लिए कितना, 2 लाख और मेला कमेटी को दिया, 25 लाख वहाँ के कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है, उत्तराखंड इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो भारत सरकार का है, रिलीज़ किया जाता है तो 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्यों, क्योंकि 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये जो जन्म दिवस है, तो इसको हम लोग गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इस दिन जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज़ किया किसने, यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन, मतलब सहकारिता मंत्री भी यही हैं, अमित शाह जी। तो इन्होंने इसको रिलीज़ किया। इसमें उत्तराखंड को कौन सी रैंक मिली है, 3rd रैंक मिली है इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स। देखिए कई जैसे बड़े स्टेट्स की अलग जो वो सीरीज़ होती है, नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की अलग होती है, यूनियन टेरिटरीज़ की अलग होती है। तो नॉर्थ ईस्ट एंड हिल स्टेट्स में, यानी जो हिमालयी स्टेट हैं, इसमें उत्तराखंड को कौन सी रैंक मिली है, 3री रैंक मिली है। इनका स्कोर क्या था, 4.842, जो कि लास्ट ईयर कितना था, 4.87, मतलब थोड़ा सा घटा है, ठीक है। तो उत्तराखंड हैज़ बेसिकली मीट रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, पब्लिक हेल्थ सेक्टर एंड जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी सेक्टर। तो मैं कहता हूँ एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, मतलब अलाइड सेक्टर मतलब उससे जुड़े, जैसे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर से जुड़े जो भी, जैसे ये हॉर्टिकल्चर वगैरह चीज़ें हो गई, ये दुग्ध पालन, ये जो भी मतलब ये पशुपालन वगैरह हो गया, तो ये इसका अलाइड सेक्टर में आ गया, ठीक है। तो इसमें उत्तराखंड ने क्या किया है, इम्प्रूव किया है, ठीक है। तो
तो ये देखिए, ये जो मतलब हर एक सेक्टर के जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे 10 इंडिकेटर्स में है, तो किस में उत्तराखंड ने अच्छा किया है। तो देखिए, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्टर में सेकंड रैंक आई है उत्तराखंड की। ये सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस में, मतलब गवर्नेंस के नाम में अच्छा रहा है, तो इसकी पहली रैंक आई है। अगर देखें तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी सेक्टर में 8वीं है, तो काफ़ी पीछे। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर में है, तो ये 7th है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है उत्तराखंड इन नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021। तो नीति आयोग का जो हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया है 2021 का, उसमें उत्तराखंड की कौन सी रैंक है? ये 15वीं रैंक है। तो इसमें ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस अमंग लार्ज स्टेट्स फाइल केरला एट द टॉप। तो इसमें टॉप किसने किया है? केरला। तो जो साउथ के स्टेट्स हैं, देखिए उन्होंने टॉप किया, जबकि केरला में बहुत ज़्यादा मतलब कोरोना के पेशेंट्स थे। ठीक है, और इसमें जो हेल्थ इंडेक्स में अगर सबसे जो लास्ट रैंक आई थी, तो वो आई थी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मतलब वो कंपेरेटिवली पिछले सालों से उसने अच्छा किया, लेकिन पूरे अगर देश के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सबसे लास्ट रैंक उत्तराखंड ये उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, उत्तराखंड की तो खैर 15वीं रैंक थी। ठीक है, तो द रिपोर्ट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 लार्ज पार्ट्स। किसमें? लार्ज स्टेट अलग थे, स्मॉलर स्टेट अलग थे, और यूनियन टेरिटरीज अलग थी। तो स्मॉलेस्ट स्टेट में मिजोरम ने क्या किया है? टॉप किया है, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा है। और नागालैंड इसमें से जो स्मॉलर स्टेट्स थे, इसमें नागालैंड की रैंक जो है सबसे लास्ट रही। तो अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग रिपोर्ट, चंडीगढ़ टॉप्स द यूटी फॉलोड बाई दादरा नगर हवेली एंड नंबर 2 एंड दिल्ली एट नंबर 3। तो यूटी में मतलब यूनियन टेरिटरी में किसका था? चंडीगढ़ टॉप पे था, और सेकंड नंबर पे दादरा नगर हवेली था, फिर थर्ड नंबर पे दिल्ली था। फिर इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल हेल्थ परफॉर्मेंस अमंग लार्ज स्टेट्स, उत्तराखंड रैंक्स 15th आउट ऑफ 19 स्टेट विद द स्कोर ऑफ 44.21। और केरला ने फर्स्ट जो रैंक पाई है, तो केरला का स्कोर कितना था? 82.20। तो एक तरह से देखा जाए केरला से इनका स्कोर कितना कम है। हाँ, और फिर उसके बाद हम तमिलनाडु का देखते हैं, तो तमिलनाडु का 72.4 स्कोर था, तो सबसे बेस्ट पे केरला, फिर तमिलनाडु, फिर तेलंगाना का भी मतलब अच्छा स्कोर, सॉरी ये 69 है, यहाँ पे गलत लिख गया, 69.96 स्कोर। ठीक है, और इसमें इंडिकेटर्स कितने थे? 24 इंडिकेटर्स थे। ओके, फिर हम नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। तो इनॉग्रेशन ऑफ मेगा स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट फेयर, तो ये कहाँ पे किया गया? तो 28 दिसंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने हायर एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर धन सिंह रावत एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर बंसीधर भगत ज्वाइंटली लॉन्च द वृद्ध कौशल एंड सेवागार ये जो सेवा योजन रोजगार मेला इन हल्द्वानी। ये कहाँ? ये कौन सा वृद्ध कौशल एंड सेवा योजन रोजगार मेला हल्द्वानी में ये लॉन्च किया गया है। तो इसमें क्या किया? सीएम ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अपॉइंटमेंट लेटर टू 42 यूथ्स एंड वुमेन। इसमें सीएम ने अपॉइंटमेंट लेटर दिया। ठीक है, तो दिस फेयर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ये किसने ऑर्गेनाइज किया? डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट ने ये फेयर ऑर्गेनाइज किया था। और द गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रोविजंस टू इंक्रीज द अमाउंट अप टू ये 25 लाख इन द वीर चंद्र गढ़वाली योजना। जो वीर चंद्र गढ़वाली योजना बनाई थी गवर्नमेंट ने, इसमें उन्होंने बोला कि ये जो प्रोविजन है जो पैसों का, वो 25 लाख तक बढ़ाएंगे। एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क इज बीइंग डन टू इंक्रीज सब्सिडी इन होम स्टेज जो लोगों को खोलने के लिए बोला गया था ना, जैसे हमने लाइवलीहुड मेला में भी देखा था। तो उसमें क्या था कि इसमें सब्सिडी इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। तो ही सेड दैट 3700 होम स्टेज आर रजिस्टर्ड। जो उत्तराखंड में जितने रजिस्टर्ड लाइसेंस जो होम स्टेज हैं, वो कितने हैं? जो गवर्नमेंट के उसमें रजिस्टर्ड हैं 3700 हैं। तो मतलब अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन उत्तराखंड के स्टेट्स के पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जितने वहाँ टूरिस्ट आते हैं, तो और भी होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें 8000 यूथ एंड गर्ल्स, मतलब ये बोला कि इतने लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल। ये भी काफ़ी न्यूज़ में था, काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल, क्योंकि ये फर्स्ट क्रोकोडाइल ट्रेल है। क्रोकोडाइल ट्रेल मतलब मगरमच्छ के लिए ये चीज़ बनाई गई है। तो दिसंबर 29 को सीएम लॉन्च द काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल इन तेराई ईस्टर्न फॉरेस्ट डिवीजन एट खातिमा। दिस इज़ द फर्स्ट क्रोकोडाइल ट्रेवल इन द स्टेट। तो ये खातिमा तहसील में ये किया गया है। इसमें क्या किया गया है? ये जो यहाँ पे काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल, ये काकरा नाला इज़ लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ सुरई इको टूरिज्म जोन। ये जो सुरई इको टूरिज्म जोन है ना, इस पे इसको बनाया गया। इको टूरिज्म जोन क्या होते हैं कि जहाँ पे मतलब जो टूरिज्म है वो इकोलॉजी को देखते हुए उसके साथ सामंजस्य बिठाते हुए किया जाए, मतलब एक सस्टेनेबल वे में जो चलता है ना, वो इको टूरिज्म होता है। ठीक है, तो ये कहाँ पे? सुरई इको टूरिज्म जो जोन है वहाँ पे किया गया है। ये खातिमा तहसील में आता है। फिर नाला इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ क्रोकोडाइल मार्श क्रोकोडाइल दिस स्पीसीज। अच्छा, हिंदुस्तान में जो है ना 3 तरह के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। एक जैसे ये जो घड़ियाल होता है, एक जो सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ जो होता है, और एक जो ये फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल होता है। तो ये मार्श क्रोकोडाइल है। और इसमें क्या है? क्रोकोडाइल फाउंड इन फ्रेश वाटर सोर्सेस। ये कहाँ पाया जाता है? फ्रेश वाटर सोर्सेस में पाया जाता है। अब पहाड़ों पे है तो फ्रेश, जैसे चिल्का लेक में जो पाया जाता है तो वो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ना, क्योंकि वहाँ पे जो नमकीन समुद्र का पानी है। यहाँ पे पहाड़ों पे है तो ये ऑब्वियसली फ्रेश वाटर में ही पाया जाएगा। तो हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट इन मैनी कंट्रीज लाइक भूटान एंड म्यांमार। तो ये जो क्रोकोडाइल है फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, ये भूटान और म्यांमार में क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुका है।
वैसे भी इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है हिंदुस्तान का 1972, इसको शेड्यूल 1 की श्रेणी में रखा जाता है, मतलब इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन प्राप्त है, आप उसका मतलब शिकार नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको फिर पीनल प्रोविजंस होगा, मतलब आपको सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए ये क्रोकोडाइल एक तरह से प्रोटेक्शन के लिए ही ये चीज़ बनाई गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जंगल सफारी लॉन्च्ड इन सुरई इको टूरिज्म जोन। तो जंगल सफारी के बारे में देख लो। जंगल सफारी मतलब जैसे प्रोवाइड किया जाता है ना, ये आप कैसे जंगल में जो रिजर्व्ड एरिया होता है उसमें आप कैसे घूम सकते हो, तो सफारी जोन। तो तराई ईस्टर्न फॉरेस्ट डिवीज़न, ये जो तराई का एरिया था, तराई भाबर के बारे में हमने कई बार पढ़ा है। जो भाबर का क्षेत्र होता है, जैसे कंकड़ीला, जब पहाड़ों से जस्ट नीचे जो कंकड़ीला एरिया होता है, यहाँ पे जो नदियाँ अगर आती हैं ज़मीन पे, तो कंकड़ों के नीचे एक तरह से विलुप्त हो जाती हैं। फिर तराई एरिया होता है, बहुत ज़्यादा दलदली एरिया हो जाता है। तो ये जो तराई एरिया है, तो इसमें तराई ईस्टर्न फॉरेस्ट जोन में विच इज़ फुल ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ विल बी डेवलप्ड इन अ प्लान्ड मैनर एंड कन्वर्टेड इनटू एन इको टूरिज्म जोन सो दैट इट्स नेचुरल ब्यूटी कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। ओके। फिर सीएम सेड द सीएम यंग इकोप्रेन्योर जो योजना थी, इकोप्रेन्योर मतलब इकोलॉजी से जोड़ते हुए इसको इंटरप्रेन्योर को, मतलब इंटरप्रेन्योर और इकोलॉजी को मिला दिया तो इकोप्रेन्योर हो गया। तो ये कब लॉन्च की गई थी? अक्टूबर 1 2021 को ये यहाँ पे देहरादून में लॉन्च की गई थी। उसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हुए इसमें क्या था ऑब्जेक्टिव? प्रोवाइडिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अपॉर्चुनिटीज़ टू द लोकल पीपल बाय लिंकिंग इन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ विद द इकोनॉमी। तो इसमें क्या था, लोकल लोगों को इसमें क्या मतलब रोजगार मिलेगा? तो ये चीज़ देखिए ना, इनको क्या रोजगार मिलेगा? ये जैसे कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन सकते हैं, ये यहाँ पे गाइड बन सकते हैं। जैसे टूरिज्म के लिए जो लोग आते हैं इस जंगल सफारी में, तो उनको मतलब एज अ गाइड के लिए क्या है, उनको अपनी गाड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं कि इसमें आप मतलब देखिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ही सेड दैट नेचर गाइड, ड्रोन पायलट, ये देखिए ड्रोन पायलट जो है, और ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, ये इको टूरिज्म वाइल्ड लाइफ टूरिज्म डेज डिस्कस द वुड बी कन्वर्टेड इनटू एंटरप्राइज अंडर सीएम यंग इकोप्रेन्योर स्कीम। तो इस स्कीम के तहत ये सारी इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारी न्यूज़ की ओर हम देखते हैं। तो इसमें देखिए ये है कि नेचुरली ब्यूटीफुल दिस इज फॉरेस्ट इज रिच इन सॉल ट्रीज पास्चर। ये जो यहाँ का जो सुरई इको टूरिज्म जोन था, ये उसके बारे में है कि यहाँ पे क्या है, ये सॉल के ट्री हैं, देखिए ये सारे एक उसमें सारे मतलब अलाइंड वे में है, ये साल के पेड़ हैं। तो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस द मूवमेंट ऑफ टाइगर कंटिन्यूस हियर अपार्ट फ्रॉम दिस अबाउट 125 स्पीसीज ऑफ मैमल्स मोर देन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहाँ है, ये सुरई इको टूरिज्म जोन में है। यहाँ पे मतलब टाइगर्स भी हैं, ये सारी स्पीशीज़ हैं, बर्ड की स्पीशीज़ हैं, रेप्टाइल्स की स्पीशीज़ हैं, ये सब यहाँ पे हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट अपनी न्यूज़ पे बढ़ते हैं। तो इसमें पीएम इनाग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ स्कीम वर्थ ₹17,547 करोड़। अभी रिसेंटली यहाँ पे कहाँ, हल्द्वानी में प्रधानमंत्री जी ने, ये शायद 31 दिसंबर की, हाँ 31 दिसंबर की ये न्यूज़ है 2021 को, ये लास्ट डे पे ही इन्होंने क्या किया है, फाउंडेशन स्टोन रखा है, कितने का, लगभग 17,547 करोड़ की योजनाओं का। तो स्पीकिंग ऑन द ओकेजन द पीएम सेड दैट द सैटेलाइट सेंटर्स ऑफ द एम्स एंड द मेडिकल कॉलेजेस ऑफ पिथौरागढ़, जो पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा और जो एम्स बनाया जाएगा, हाँ एम्स जैसे कि ऋषिकेश में भी एम्स है, तो ये जैसे हर जगह बनाया जा रहा है ना, तो उसी हिसाब से, तो वुड प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटीज़ टू द पीपल ऑफ कुमायूं एंड तेराई रीजन। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पहाड़ के लोगों को अगर इनको कोई दिक्कत होती थी तो इन्हें या तो ये नीचे इधर देहरादून जाएँ या फिर दिल्ली आएँ, तो इसमें क्या है, वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज़ होगी वो अब वहीं पर मिलेगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो वेरियस रोड प्रोजेक्ट्स भी हैं इसमें। तो बेटर कनेक्टिविटी टू कुमायूं, वर्क ऑफ टनकपुर बागेश्वर रेलवे लाइन विल कॉस्ट, ये जो है ऑल्सो स्टार्ट सून। तो जैसे रेलवे लाइन है ना पहाड़ों पे बहुत कम है, ठीक है, जैसे काठगोदाम तक है, इधर ये देहरादून तक है, फिर उसके आगे रेलवे लाइन नहीं है, बाई रोड ही आप जा सकते हो। तो ये टनकपुर से बागेश्वर तक के लिए रेलवे लाइन, टनकपुर तो इधर जैसे कि नीचे के एरिया में आ जाता है, प्लेन एरिया में हल्का सा, फिर बागेश्वर आ जाता है, थोड़ा सा बीच के एरिया में आता है, उत्तराखंड में थोड़ा पहाड़ी एरिया आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक की क्या है, रेलवे लाइन बनाई जाएगी। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो योजना है वो कौन सी है, ये लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट वर्थ 5,740 करोड़ का है। इसमें 300 मेगावाट का जो ड्रिंकिंग वाटर विल बी अवेलेबल फॉर 6 स्टेट्स। 300 मेगावाट का जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इसमें बनाई जाएगी, जो लखवार मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। और इसमें नेक्स्ट क्या है, ये मानस खंड, ये कॉरिडोर इन कुमायूं रीजन ऑन द लाइन्स ऑफ चार धाम कॉरिडोर, इसमें मानस खंड कॉरिडोर बनाया जाएगा। मानस खंड मतलब ये जो कुमायूं का एरिया केदार, मतलब गढ़वाल का एरिया केदार खंड होता था, कुमायूं का एरिया मानस खंड कहा जाता था। तो मानस खंड में जितने तीर्थ है ना, उनको जोड़ने के लिए एक मानस खंड कॉरिडोर बनाएगा, जैसे कि चार धाम कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो चार धाम कॉरिडोर तो जैसे गढ़वाल रीजन में आ जाएगा, तो मानस खंड ये कुमायूं रीजन के लिए होगा। और ये जमरानी डैम एंड ड्रिंकिंग वाटर स्कीम जो है, ये इसको बनाने के लिए ये पूरी जो योजनाएं थी कितने की थी, 17,547 करोड़ की थी। तो ये देखिए लखवार प्रोजेक्ट जो है, देखिए कितना मेगा स्केल पे बन रहा है, ये यमुना रिवर पे बन रहा है। तो इसका ये एक फ़ोटो है, ड्रोन फोटो,
तो इसको हम देख सकते हैं कितने मेगा लेवल बन रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज़ में होगी। इसमें ये जो पूरा प्रोजेक्ट होगा ना लखवार, इसमें बाकी जो नदियों को पूरा मिला के तो पूरा होगा जाके 900 मेगावाट का। तो इसमें जो बिजली बनेगी तो दूसरे स्टेट को बेच भी सकते हैं। तो ये काफ़ी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। तो ये पूरा होने में देखिए कितना टाइम लगता है। तो इसकी अभी फाउंडेशन स्टोन रखा गया था। चलिए अब हम ये आज से हमारा वीडियो यहाँ दिसंबर मंथ का करंट अफेयर्स यहीं से ख़त्म होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और नेक्स्ट हम जनवरी मंथ का जो वीडियो बनाएंगे तो वो नेक्स्ट होगा। चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।